तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका खुद का प्यार किंग बनने के लिए उस लड़की की मिस यूज करता है और किंग बनने के बाद उसी की बड़ी बहन के साथ शादी कर लेता है और उसकी बड़ी बहन क्वीन बनने की लालच में अपनी ही छोटी बहन की मर्डर कर देती है। पर वो लड़की मरती नहीं, वो अब वापस आ चुकी है अपनी रिवेंज लेने के लिए। अब क्या वो अपनी मतलबी आशिक और धोखेबाज बहन के खिलाफ रिवेंज ले पाएगी या फिर वो हमेशा के लिए ऐसे ही अपनी जिंदगी रोते हुए बिताएगी? ये जानने के लिए कहानी में हमारे साथ बनी रहिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो चाय पीने के बाद जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके चाय में जहर मिलाया गया है। फिर हमारे सामने एक लड़की आती है जो कि हमारी मेन लीड अरीने है। ऐसा देखकर लग रहा था कि अरीने ने ही इस बंदे के चाय में जहर मिलाई है। हम जान पाते हैं कि अरीने ने जिसको मारा है वो क्राउन प्रिंस था। अरीने कुछ सेनाओं को ऑर्डर देती है कि क्राउन प्रिंस के बॉडी को लेकर जाओ और कहीं पर दफना दो। फिर अरीने अपने मन में सोचती है, मैंने उसका आदेश मान के क्राउन प्रिंस को मार डाला, अब उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। शायद इसके बाद वो मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। ये सब सोचते ही सोचते अरीने राजा की सिंहासन की तरफ आगे बढ़ती है। वो देखती है सिंहासन की चारों तरफ बस लाशें ही गिरा हुआ है। सिंहासन में बैठा हुआ एक लड़के के आवाज सुनाई देता है। वो पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? अरीने उस बंदे से कहती है, मैंने तुम्हारा बात मान के क्राउन प्रिंस को जान से मार डाला। सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वही लड़का है जिसे अरीने दिल से चाहती है। वो बंदा कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया अरीने, अब मुझे लड़ाई की तैयारी करने के लिए जाना होगा। जाते जाते वो बंदा अरीने की क्लोज आके कहता है, मैं तुम्हें इस राज्य की रानी जरूर बनाऊंगा। अरीने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, मेरे लिए तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना काफी ज्यादा अहमियत रखती है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और इस खुशी को कायम रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सीन यहीं पर कट होती है। 9 साल गुजर जाती हैं। हम देखते हैं अरीने चीजर के साथ उसी महल में रहती है, महल की हेड बनके। महल के अंदर कुछ लोग आपस में बोल रहे थे कि चीजर अपने मकसद में सफल हो गया और वो इट्रुस्कन किंगडम का राजा भी बन गया। दूसरी तरफ अरीने अपनी रूम में मिरर के सामने खुद से कहती है, मैंने इतने सालों में रानी बनने की रोल को अच्छे से निभाई है और मैं अब असलियत में रानी बनने के बाद अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाऊंगी। इसके बीच में अरीने 8 साल पुरानी एक फ्लैशबैक के बारे में सोचती है। एक कैफेटेरिया के अंदर कई सारे लेडीज बैठी हुई थी एंड अरीने भी थी वहाँ पे, जो कि बिल्कुल अकेली एक कोने में जाके बैठी थी। उन लेडीज के बीच चेसर को लेके कुछ गॉसिप चल रही थी, जो सब बातें अरीने भी सुन रही थी। उनमें से एक लेडी कहती है, इतने सालों से अरीने ही इस पैलेस की ध्यान रखी है एक रानी की तरह। एक दूसरी लेडी कहती है, पता नहीं वो एक गांव की लड़की होके इस पैलेस की रानी कैसे बन गई। इतने बड़े पैलेस में ऐसे लोगों की आने की औकात कैसे होती है? उसने जरूर चेसर के ऊपर कोई जादू टोना की होगी। दूसरी लेडी कहती है, लेकिन अगर चेसर ने शादी कर ली तो इस औरत के इस पैलेस के अंदर रानी बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि चेसर का एक फियांसी भी है। उनमें से एक लेडी को लगता है कि चेसर अपने फियांसी के साथ ही शादी करेगा। एरिने को भी उस फियांसी के बारे में पता होता है। वो ये सब बातें सुनकर अपने मन में सोचती है, चीसर कभी भी एक अडॉप्टेड लड़की के साथ शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिर उनमें से एक लेडी कहती है, क्या तुमने इस र्यूमर के बारे में सुना है कि चीसर अपने बाप का नाजायज औलाद है? दूसरी लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि चीसर का एक भाई भी है, लेकिन वो दोनों कजिन ब्रदर है। फिर वही लेडी कहती है कि नहीं, फिर तो तुमने गलत सुना है, चीसर उसके ब्रदर का सौतेला भाई है। फिर उनमें से एक आंटी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, एक नाजायज औलाद से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? पहले तो उसे भगवान का आशीर्वाद लेके शुद्ध करना चाहिए खुद को, क्योंकि वो एक देश का राजा जो बन गया है। चेसर के बारे में ये सब गलत गलत बातें सुनकर एरिने को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो उस लेडी के बाल को नोच लेती है और कहती है, तुम्हें किसने हक दिया है चेसर के बारे में ये सब बातें बोलने की? जल्दी से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बदले में तुम मेरे बारे में बात कर लो, बट चेसर के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलना अपनी ये गंदी मुंह से। उसी वक्त वहाँ पर चेसर आता है और पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? एरिने चेसर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन चेसर उस लेडी की नाम लेते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और वो अपना हाथ भी देता है उसे जमीन से उठाने के लिए। ये सब देखकर एरिने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो औरत उठते हुए कहती है, मुझे लगता है कि इस लड़की को मुझसे प्रॉब्लम है। फिर चेसर एरिने से कहता है, तुम इन लोगों के बीच क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मुझे इन लोगों के सपोर्ट की कितनी जरूरत है? फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसे कहता है,
मुझे इस औरत की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें इसके सामने अच्छा प्रिटेंड करके रहना ही होगा। मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं जो दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा करे। अगर तुमने ऐसी हरकतें दोबारा करी तो मुझे तुम्हें वाइफ बनाने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एरिन फ्लैशबैक से बाहर आती है एंड सोचती है, कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं अभी भी प्रिटेंड ही किए जा रही हूँ इस पैलेस की रानी बनने की। फिर सीन कट होता है। हम चेसर और अरीना को साथ में रूम में देखते हैं। फिर चेसर अरीना से कहता है, मैं मरे हुए अल्फांसो के सारा पावर ले लूंगा। देन वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। चेसर कहता है, अगर मैं ज्यादा हार्ड हो रहा हूँ तो तुम्हें स्टिल रहना चाहिए। अरीना वैसे ही रहती है जैसे चेसर कहता है। अरीना सोचती है, अगर चेसर मुझे अपना वाइफ बनाएगा तो मैं उसके लिए कुछ भी सह सकती हूँ। चेसर कहता है, गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं इजाबेला के साथ शादी करने वाला हूँ। ये सुन के अरीना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो चेसर को धक्के मार के अपने से दूर करती है। अरीना बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए कहती है, मेरी बहन मरे हुए अल्फा उसकी पत्नी थी। तुम एक अपवित्र विधवा के साथ कैसे शादी कर सकते हो? चेसर कहता है, दोबारा शादी करना पॉसिबल है क्योंकि वो अपवित्र होने से पहले ही उसका पति मर गया। क्या तुम चाहते हो दूसरी विधवा की तरह तुम्हारी बहन भी ठंडी मैदान में अपनी दिन बिताए? फिर एरिन परेशान होकर कहती है, मेरी सिस्टर पवित्र नहीं है, वो पहले से ही मेरे साले के बच्चे की माँ थी और उसका गर्भपात भी हो गया था। फिर चेसर बहुत गुस्सा होकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता था एक लड़की एक दूसरी लड़की की हमेशा दुश्मनी होती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम सगी बहन होकर भी दुश्मनी करोगी। तुम इतनी गिरी हुई हो। फिर अरीना बहुत ज्यादा रोती है एंड कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे और मुझे अपनी रानी भी बनाओगे। फिर चेसर कहता है, तुम हमेशा मेरे काम के बीच में आती हो, तुम तुम्हारी बहन इजाबेला से बिल्कुल अलग हो। फिर अरीना चेसर से पूछती है, क्या तुम मेरी बहन इजाबेला से तब भी प्यार करते थे जब क्राउन प्रिंस अल्फांसो जिंदा थे? चेसर कहता है, हाँ, इजाबेला शुरू से ही मेरे लिए बनी थी और केवल एक खूबसूरत महिला ही एक पावरफुल आदमी को पसंद आती है। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन की वजह तुम्हें मेरे पास धकेल दिया, तब तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा था? आखिर मुझ में ऐसा क्या कमी था? फिर एरिन रोते हुए पूछती है, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे मतलब के लिए था तुम्हारे साथ? चेसर कहता है, मतलब के लिए? तुम तो मेरे कोई काम भी नहीं आती थी। अरीना कहती है, मैंने तुम्हारे लिए देशद्रोही में भाग लिया और तुम्हारे लिए मैंने अपना रिंग फिंगर भी सैक्रिफाइस किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। चेसर कहता है, क्या बाहर कोई है? लेडी अरीना पागल हो गई है। फिर वहाँ पर चेसर का सेना आ जाता है। चेसर ऑर्डर देता है, इसे पश्चिमी टावर पर बंद कर दो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अरीना और चेसर एक गार्डन में होता है। चेसर अरीना से कहता है, क्या तुम्हें पता है घाटी की लिली फूल कितनी आज्ञाकारी और प्योर होता है? बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम देखते हैं इसी सपने के साथ अरीना की नींद टूटती है। अरीना को चेसर ने एक काल कोच में बंद कर रखा था। वो सोचती है, आज तो कोरोनेशन सेरेमनी है, मैंने इसके लिए एक गाना प्रिपेयर किया था और कई सारे प्लानिंग भी की थी सिर्फ चेसर के लिए। मैं अक्सर उसके पास ही खड़ा रहता। वैली की लिली फूल के सामने ग्रीन हाउस के खूबसूरत रोज का कोई मुकाबला नहीं है। हम देखते हैं अरीना की बड़ी बहन इजाबेला वहाँ पर काल कोठरी में अरीना से मिलने के लिए आई थी, वो भी शादी की गाउन पहने हुए। वो इजाबेला से पूछती है, सिस्टर आपके और चेसर के बीच क्या चल रहा है? इजाबेला कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसे बोलने की? अरीना कहती है, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने प्रिंस अल्फानस को मार दिया था, है ना? मैं उसके लिए आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगती हूँ। इजाबेला कहती है, अल्फानस? नहीं, मैं तो चेसर के बारे में कह रही हूँ। फिर वो आगे कहती है, क्या ये सही नहीं है कि मैं इस किंगडम की सबसे ज्यादा गॉर्जियस लड़की हूँ, लेकिन तुम इतना बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था और तुम्हें शादी भी तोड़ देनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मैं विधवा हुई, तुम्हारी वजह से मेरे बारे में प्रेगनेंसी की रूमर्स फैल गई। सभी लोगों के सामने मेरा नाम एक गंदगी का सम्मान हो गया है। क्या तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अरीना कहती है, तो तुम इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा हो, पर तुम प्रिंस अल्फानस के बारे में क्या सोचते हो? वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करते थे। इजाबेला कहती है, लेकिन हर लड़के मेरी हर जरूरत को पूरा नहीं करते। अगर तुम कहना चाहती हो कि मुझे उन हर लड़के की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे लिए फील किया है, फिर तो मुझे उस टाइप की लड़की बननी पड़ेगी सबकी फीलिंग्स को रिटर्न करने के लिए। अरीना कहती है, क्या तुम भी चेसर को पसंद करती हो?
अगर ऐसा है तो तुम शुरू से ही उसकी मंगेतर बन सकती थी, लेकिन तुम ही थे जिसने चेसर के साथ इस सगाई को मुझ पर थोपा। तो अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इजाबेला कहती है, एक टाइम था जब चेसर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास बहुत पावर है। इस कोरोनेशन सेरेमनी के बाद वो इस किंगडम का राजा बन जाएगा और मैं उससे शादी करने के बाद डायरेक्ट रानी बन जाऊंगी। ये अच्छा ही हुआ कि अल्फानोस मर गया। अल्फानोस मेरी जैसा वाइफ पाना डिजर्व नहीं करता और इसीलिए उसका मौत होना ही सही था। इजाबेला आगे कहती है, मैं बस इस किंगडम की सबसे पावरफुल वुमन बनना चाहती हूँ और चीजर ने मुझसे प्रॉमिस किया ये पोजीशन देने के लिए। ये सारी बातें सुन के अरीना बिल्कुल सदमे में चली जाती है। वो सोचती है चीजर मेरा सब कुछ था, मैं खुद से भी ज्यादा उससे प्यार करती थी और तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती हो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम किंगडम के सबसे ज्यादा खूबसूरत वुमेन हो। तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खूबसूरत हो। इजाबेला हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है चीसर मेरे घुटनों पर बैठ के मुझे प्रपोज किया था और उसने ये भी कहा था कि एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है कि वो मेरे बारे में नहीं सोचता। पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा था? कि तुम्हारी शरीर काफी बड़ी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे तुमने अदर मैन के साथ भी कुछ कर रखा हो। और उसने ये भी कहा था कि तुम्हारा बाल बिल्कुल काले कौवे जैसा लगता है। और उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी ब्रेस्ट काफी बड़ी हो गई है और उससे तुम्हें टच करने में भी काफी घिन आती है। और उसने मेरे बारे में जो कहा तुम्हें पता है कि मेरी जो खूबसूरत हेयर है ना वो बिल्कुल एंजल जैसा है और उससे मेरी फिगर भी काफी ज्यादा पसंद है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या किसी लड़के ने तुम्हें इस तरह से चाहा है? ये सब बातें सुनने के बाद अरीना चीसर की उन सब बातों को याद करती है जब उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। देन इजाबेला अरीना को और भी ज्यादा भड़काने के लिए उसे और भी कई सारी बातें बोलती है। देन अरीना ये सब बातें बिल्कुल भी और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल टूट सी गई थी। देन मौका पाकर इजाबेला उसके अंदर एक तलवार घोंप देता है। मरते मरते वो बार बार पूछ रही थी, आखिर मैंने उस प्यार के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस क्यों किया जो प्यार मुझे कभी मिलने ही नहीं वाला था। देन उसके बाद अरीना की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें बैकग्राउंड से एक आवाज सुनाई देती है, वो और कोई नहीं अरीना की आवाज होती है। वो बार बार ये कह रही थी कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे ये प्यार नहीं मिला। मैंने तो सिर्फ एक अच्छी लाइफ मांगी थी लेकिन मुझे ये क्यों नहीं मिली। देन हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है, वो कहता है, क्या तुम दोबारा कोशिश करना चाहोगे? अरीना कहती है, अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं इस बार जरूर कोशिश करती। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो कि बिल्कुल अरीना जैसी दिखती है, बल्कि अरीना अपने पास्ट में 17 साल की उम्र में आ गई है। अरीना देखती है कि वो पास्ट में वापस जन्म ली है, लेकिन उसके फेस के ऊपर अब एक अलग निशान है जो कि पहले उसके फेस के ऊपर नहीं था। वो सोचने लगती है कि आखिर ये निशान कहाँ से आई। तभी उसे कोई बुलाने लगता है। वो सर्वेंट आकर अरीना से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई महारानी की बेटी हो जो कि तुम अपनी शक्ल अभी आईने में देख रही हो? तुम एक सर्वेंट की बेटी हो और हमेशा सर्वेंट की बेटी ही रहोगे अपनी मम्मी की तरह। अरीना को ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तभी वहाँ पर एक और सर्वेंट आकर अरीना से कहती है, कैसल में एक आदमी आया जो कि अरीना को वापस लेकर जाना चाहता है। अरीना को तभी याद आता है, अगर ऐसा है तो आज वही दिन है जिस दिन पिताजी ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा था। देन अगले सीन में हमें अरीना के फादर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कार्डिनल और उसके धर्म पत्नी का नाम है लुक्रीजिया। इसके अलावा उनके 3 बच्चे हैं। लुक्रीजिया के साथ उनकी इजाबेला पैदा हुई जो कि अपने फादर की प्राइड है। वाइफ रहने के बावजूद भी कार्डिनल के एक मेड के साथ अफेयर था जिसकी वजह से अरीना पैदा हुई। अरीना एक मेड की बेटी है जिसकी वजह से उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता था। इसके अलावा उसे उसके मेंशन से भी बाहर निकाल दिया गया था जिसकी वजह से वो फार्म में रहती है। हमें कार्डिनल के तीसरे बच्चे के बारे में कहानी के आगे पता चलेगा। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर अरीना अपने फादर के कहने पर मेंशन में वापस आती है। कुछ देर फादर और डॉटर एक दूसरे को गुस्से भरे नजर से देखते हैं। देन अरीना रेस्पेक्ट के साथ अपने फादर से कहती है, काफी समय बाद मिले, आप कैसे हो पापा? इतने समय बाद आपसे मिलकर खुशी हुई। उसकी फादर कहता है, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल था, भले ही तुमने पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं की पर फिर भी तुम अच्छी तरीके से बड़ी हो रही हो, मुझे ये देखकर खुशी हुई। अरीना अपने मन में सोचती है, इनके सामने मुझे अपना अच्छा इम्प्रेशन ही बनाए रखना होगा। अरीना कहती है, मैं और भी ज्यादा आज्ञाकारी बनने की कोशिश करूंगी। मेरी परिवार का एक नाम है और मैं अपनी माता पिता और अपने भाइयों का नाम डुबाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आप लोगों को शर्मिंदा ना करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसकी फादर कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें शर्मिंदा मत करना। इजाबेला की माँ वहीं पर थी। वो अरीना से कहती है, एक लड़की की सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ नहीं होती। एक लड़की जब वो जवान रहती है तब उसे अपनी माता पिता और भाई बहन की ध्यान रखनी चाहिए
और एक लड़की जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब उसे अपनी पति और बच्चों की ध्यान रखनी चाहिए। मैं सोचती थी कि तुम अलग होगी, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा बनना शायद काफी मुश्किल होगा। अरीना कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी एक अच्छी बेटी और एक अच्छी लड़की बनने की आंटी। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं अरीना की आंटी वर्ड सुन के। लुक्रेजिया अचानक से घबराते हुए कहती है, मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओ। फिर अरीना कहती है, ठीक है मॉम। फिर वहाँ पर इजाबेला की एंट्री होती है। वो कहती है, देरी के लिए माफ करना, अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अरीना उसकी आहट से काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो काफी हैरान होकर इजाबेला की तरफ देखती है। देन वो अपने मन में सोचती है, इजाबेला हमेशा ही एक ब्यूटीफुल और सुंदर बनने की नाकाम कोशिश करती है। वो हमेशा दूसरों को अपनी परफेक्टनेस दिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं उसके साथ हमेशा रही, लेकिन वो हमेशा मुझे छोटी नजर में देखती थी और वो मुझे धीरे धीरे क्रेंज बनाती गई और हमेशा की तरह एक अच्छी मुस्कुराहट देते हुए मेरे पीठ में छोड़ा घोपा। वो अपने मन में कहती है, इजाबेला मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह कायरों की तरह नहीं जीऊंगी इस बार। इजाबेला अपनी हाथ आगे करके मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों बहन हैं, तो तुम मुझे अपनी बहन बुला सकती हो। अरीना भी खुश होते हुए उसकी हाथ थाम लेती है। उनके फादर ये सब देखकर सोचता है, पूरे परिवार को इस तरह से एक साथ देखना कितना अच्छा लगता है। देन तभी हम एक छोटी सी लड़की को बोलते हुए देखते हैं, मैं कभी नहीं राजी होंगी, वो मेरी बहन नहीं हो सकती। ये फार्म में रहने वाली एक सर्वेंट की बेटी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम जान पाते हैं ये कार्डिनल और लुक्रेजिया की तीसरी बेटी है, जिसका नाम है एराबेला। फिर अरीना सोचती है इसको किस तरह से संभालना चाहिए। देन वो एराबेला से कहती है, तुम्हारी बहन इजाबेला काफी तमीजदार है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उसकी तरह बनना चाहिए? एराबेला कहती है, ये सब क्या कह रहे हो तुम? फिर वो अपने मन में सोचती है, इसने सही कहा है, हमेशा मम्मी पापा इजाबेला की ही तारीफ करती हैं। अरीना कहती है, देखो मम्मी पापा को भी यही लगता है। एराबेला इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो गुस्से भरे टोन में कहती है, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एराबेला अपनी जलन के चलते इजाबेला को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे जोर की आवाज आती है। एरिना ये सब कुछ देख लेती है। वो एराबेला से कहती है, क्या तुम कोई ट्रबल करना चाहती हो? तभी वहाँ पर उन लोगों का फादर आ जाता है आवाज सुनकर। वो पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? इजाबेला कैसे गिर गई? एराबेला घबराते हुए कहती है, पापा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने एरिना को देखा इजाबेला को सीढ़ियों से धक्का देते हुए। फादर बहुत ही गुस्से से एरिना की तरफ जाता है और पूछता है, एरिना तुम काफी समय बाद यहाँ पर आए हो, लेकिन क्या तुम अपनी ही बहनों के साथ ट्रबल करना चाहती हो? एराबेला मन ही मन खुश होने लगती है एरिना पर इल्जाम लगाकर। फिर एरिना कहती है, पापा मुझे माफ करना घर में शोर करने के लिए। असल में इजाबेला मेरी मदद करने जा रही थी तो उसको मेरी वजह से चोट लग गई। वहाँ करे इजाबेला और एराबेला दोनों ही शॉक हो जाती है। एरिना आगे कहती है, वो मेरी मदद करते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई और एराबेला मेरी मजाक उड़ाते हुए मुझे नीचा दिखा रही थी। एराबेला कहती है, नहीं पापा एरिना झूठ बोल रही है, इजाबेला मेरे ही साथ थी। एरिना कहती है, भले ही मैंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप सिस्टर इजाबेला से पूछ सकते हैं। फिर उसका फादर इजाबेला से पूछता है सच बताने के लिए। एरिना अपने मन में सोचती है, कम ऑन इजाबेला, तुम्हें इस बार मेरी सपोर्ट करनी ही होगी। इजाबेला कुछ देर खामोश रहकर कहती है, हाँ पिताजी। एराबेला मजाक कर रही थी, लेकिन वो छोटी है, आप उसे ज्यादा मत डांटिएगा। ये जवाब सुन के एरिना मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। इजाबेला अपने मन में सोचती है, मैं इस मौका को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। मेरी सौतेली बहन को बुली किया जा रहा है, अब मैं उसकी मदद करके एक अच्छी बहन की नाटक तो कर ही सकती हूँ। एराबेला ये सब देखकर शॉक हो जाती है। इजाबेला एराबेला से कहती है, तुमने इस बार जो गलती किया है दोबारा वो मत दोहराना। फादर एराबेला को पनिशमेंट देते हुए कहता है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते के लिए घर में बंद करके रखूंगा। तुम्हारा बाहर जाना मना है और तुम्हें खाने में सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही मिलेगा। एराबेला बार बार चिल्लाते हुए कहता है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। उसका फादर कहता है, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारा 1 हफ्ता सजा और बढ़ जाएगा। एराबेला बहुत रोने लगती है। फादर लुक्रेजिया को बुलाकर कहता है, तुमने अपने बच्चे को कैसा शिक्षा दिया है? एरिना अपने मन में एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए सोचती है, ये तो बस कुछ नहीं है, आगे इससे भी खराब हो सकती है। हम अगले सीन में देखते हैं इजाबेला अपने फादर से कहती है,
पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसके बारे में हर जगह ये र्यूमर फैला हुआ कि वो एक स्टेप चाइल्ड है और आपने हमें हमेशा सिखाया है कि हमारे परिवार का एक नाम है। अगर आप वैसे टाइप के लड़के के साथ मेरी शादी कराएंगे तो मैं एक नोबल वुमेन कैसे बन पाऊंगी। उसका फादर कुछ सोचते हुए कहता है, सही कहा। राजकुमार के चचेरे भाई का नाम पर रहने के बावजूद भी काउंट चेसर हमेशा एक स्टेप चाइल्ड ही रहेगा। इजाबेला की मम्मी कहती है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं कराऊंगी। वैसे भी एक अवैध इंसान के साथ एक दूसरा अवैध इंसान का ही जोड़ी मैच होता है। एरिने की क्या ख्याल है? फिर उसका फादर थोड़ी देर सोचता है, देन एरिने के नाम सुन के एक क्रीपी सी स्माइल देता है। देन हमें अगले सीन दिखाया जाता है। एरिने अपनी रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। वो सोचती है, मैं इस घर में दोबारा आ गई हूँ, बिल्कुल पिछले लाइफ की तरह, लेकिन मैं पिछले लाइफ की तरह दोबारा वो सारी गलती दोहराना नहीं चाहती जो मैंने पहले की थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? चेसर के साथ शादी की बात को इग्नोर कर लूं या फिर किसी और से शादी कर लूं? लेकिन कोई भला ऐसे ही आसानी से मेरे साथ कैसे शादी कर लेगा? तो फिर क्या मैं पैसे इकट्ठा करके भागने की तैयारी करूं? लेकिन मैं तो कोई काम भी नहीं करती। और अगर मैंने किसी अमीर इंसान के साथ शादी कर ली तो मुझे उसके लिए एक नोबल मैन ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा एंड सच्चे दिल से प्यार करेगा और हम दोनों हमेशा साथ खुश रहेंगे। देन वो सोचती है, वैसे मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मुझे पिछले लाइफ जैसे गलतियां दोबारा नहीं करनी थी। फिर वहाँ एक सर्वेंट आती है जो कि इजाबेला की काफी क्लोज सर्वेंट है। वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहती है, मैं तुम्हारी कपड़े धोने के लिए लेकर जा रही हूँ, तुम अपनी कपड़े चेंज कर लो एंड डिनर के लिए आ जाओ। इस सर्वेंट का नाम है मार्लेटा। एरिने पूछती है, क्या तुम बिजी हो? मार्लेटा कहती है, हाँ। एरिने कहती है, क्या तुम मुझे कपड़े देने में मदद नहीं करोगे? मार्लेटा कहती है, तुम कोई नोबल वुमन नहीं हो जो मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम ये काम खुद भी कर सकते हो। वैसे भी मैं कोई सर्वेंट की डॉटर की काम नहीं करती। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। एरिने उसे बुलाती है और खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें अपना लेवल नहीं पता क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बर्ताव करने की मेरे साथ? मार्लेटा रोते हुए कहती है, तुम एक मेड की बेटी हो, लेकिन तुम अपने आप को एक नोबल वुमन समझ रही हो दूसरों की तरह, लेकिन तुम वैसा नहीं हो। और तो और तुम्हारा फादर एक ऑर्फनेज से आया था और तुम्हारी मम्मी एक मेड है, तो तुम कभी नोबल वुमन बन ही नहीं सकते। तो तुम ये दिखाना बंद करो कि तुम एक नोबल वुमन हो। एरिने अपने मन में सोचती है, तुम्हें पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। तुमने मेरी फादर की इंसल्ट की अपनी जेलसी के चलते, अब बस देखती जाओ। मार्लेटा फिर दौड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर एरिने सोचती है, अभी के टाइम मैं अपनी फादर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हूँ, लेकिन मैं इस आदमी से दोबारा शादी नहीं कर सकती। तो फिर सबसे पहले मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। फिर हम देखते हैं लुक्रेजिया एरिने को चिल्लाते हुए पुकारती है। एरिने वहाँ जाती है। देन लुक्रेजिया पूछती है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ऐसे ही किसी को भी हिट कर सकते हो? मार्लेटा रोते हुए कहती है, जब मैं इसके क्लॉथ्स को साफ कर रही थी तब अचानक से इसने मुझे एक थप्पड़ मारा। एरिने कहती है, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम्हारी बिहेवियर गलत थी, तुम ये क्यों नहीं कहते? फिर एरिने लुक्रेजिया से कहती है, मुझे माफ करना मॉम, मैंने ऐसे ही उसे हिट किया, लेकिन उसने मेरी फादर और मदर की बेइज्जती की। लुक्रेजिया कहती है, क्या कहा? एरिने आगे कहती है, उसने कहा पापा एक शेमलेस आदमी है। उसने ये भी कहा कि फादर अपने हर एक नाजायज बच्चों का पालन पोषण करता है, वो भी बिल्कुल राजकुमारी जैसा। लुक्रेजिया अपनी बचाव करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम बाकी नोबल वुमेन की तरह दिखावा करना बंद करो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने और भी कुछ बोली है कि हमारे फादर एक ऑर्फनेज से है और वो कभी नोबल मैन थे ही नहीं। और एराबेला और इजाबेला नोबल वुमेन है क्योंकि वो अपने मॉम के नोबल ब्लड लाइन से है। उसने ये कहा, मैं एक ऑर्फनेज में रहने वाले इंसान की बेटी हूँ, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करेगी। ये सब कहने के बाद एरिने अपने मन में सोचती है, लुक्रेजिया को मेरे खिलाफ बात अच्छा लग सकता है, लेकिन अभी सवाल फादर का ब्लड लाइन का है, तो ये चुप नहीं रहेगी। फिर एरिने कहती है, और आखिर में उसने ये भी कहा है कि जब वो मेरे फादर के आंखों में देखता है तब उसे एक बच्चा पैदा करने का मन होता है। मार्लेटा लुक्रेजिया की पैर पड़ते हुए बोलता है, मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये अवैध लड़की कुछ भी बोल रही है। लुक्रेजिया गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के हस्बैंड में नजर देने की? जब तुम्हारे ऊपर चाबुक की वार गिरेगी तब तुम्हें एहसास होगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फिर मार्लेटा रोते हुए कहती रहती है कि मेरे भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लुक्रेजिया एरिने से कहती है, उसने इतना सब कुछ कह दिया तो तुम्हें मुझे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था, ऐसे ही तुम किसी मेड को कैसे स्लैप मार सकती हो? एरिने माफी मांगते हुए कहती है, असल में उस टाइम मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। वैसे मॉम, मुझे आपसे एक अनुमति चाहिए। मैं 3
दिन के लिए रंबुलेट एड स्टेशन पर जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? और मैं मार्लेटा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी कि ये सब हरकतें वो कभी ना करे। मुझे लगता है मेरी ही गलती थी, मुझे उसको अच्छे से समझाना चाहिए था, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए उसे लेकर जाना चाहती हूँ अपने साथ। लुक्रेजिया कहती है, वेट एक सेकेंड, अगर तुम वहाँ पर जाना ही चाहती हो तो 3 दिन के लिए नहीं 5 दिन के लिए चली जाओ। फिर इजाबेला कहती है, जितना आप अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, है ना? अरिने कहती है, हाँ मैं अकेले रह के और भी कुछ थोड़ा सीखना चाहती हूँ। देन 5 दिन बाद मैं वापस लौट कर आऊंगी और भी बेहतर बन के। अब ये सीन में हम देखते हैं वो दोनों रंबुलेट एड स्टेशन पे आ चुका है। अरिने अपने मन में सोचती है, ये जगह एकदम सही है मेरे प्लान के लिए। हम जान पाते हैं क्वीन मार्गरेट एड स्टेशन को बनाई थी पूर लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन क्वीन की बजट इतनी ज्यादा थी कि अक्सर गरीबी में लोग मारे जाते थे जिनकी बॉडी बाहर निकाल दिया जाता था। फिर हम देखते हैं वो दोनों एड स्टेशन आ चुकी हैं। वहाँ लाशों की तरह कई मरीज पड़ी हुई थी। मार्लेटा ये सब देखकर डरने लगती है। वो कहती है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा डरावनी है। एरिने हंसते हुए उसे कहती है, 5 दिन हम यहाँ पर साथ में बिताने वाले हैं और इस टाइम सिस्टर इजाबेला भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी, तो तुम अब क्या करोगे? मार्लेटा ये सब सुन के बहुत ज्यादा घबराने लगती है। देन एरिने आगे कहती है, जब तुम्हें चाबुक की वार पड़ रही थी तब अगर इजाबेला तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी भी बोलती तो शायद तुम्हें इतना ज्यादा मार नहीं पड़ता। इस बात को सुनने के बाद मार्लेटा काफी ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। एरिने अपने मन में सोचती है, मैं ऐसी ही एक जगह जाना चाहती थी जहाँ पर बहुत सारे पुअर लोग होंगे, जैसे कि ये जगह, और मैं मार्लेटा को यहाँ इसलिए लाई ताकि वो मेरी बात माने। देन हम अगले सीन में देखते हैं एरिने बहुत ज्यादा पुअर लोगों को ढूंढने लगती है जो लोग मरने की हालत में है। देन थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाती है। वो कहती है, मार्लेटा तुमने वो देखा? मार्लेटा कहती है, क्या? एरिने कहती है, वहाँ पर जो रेड हेयर वाली छोटी लड़की है ना, वो तुम्हारी बहन जैसी दिख रही है। तभी हम देखते हैं मार्लेटा अपने पास्ट के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसकी बहन को किसने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें यही छोड़ के चला जाऊंगा। बैक टू फ्लैशबैक। एरिने मार्लेटा को डराते हुए कहती है, क्या होगा अगर तुम उसी लड़की की तरह इसी जगह पर सड़ने लगो? मार्लेटा बहुत परेशान होकर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं बहुत गलत थी, लेकिन अब प्लीज ऐसा मत बोलो, चुप हो जाओ। एरिने कहती है, तुम सच में डर गई हो ना? तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? बताओ। एरिने उसकी मुंह पकड़ लेती है। हम मार्लेटा के पास्ट को देखते हैं। हम देखते हैं मार्लेटा और उसकी बहन इसी पूर जगह पर रहा करती थी। एक दिन एक औरत आती है जो कि इन दोनों को कहती है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही लेकर जा सकती हूँ, तो बताओ तुम में से अच्छे से कौन काम करेगा? मार्लेटा की बहन कहती है, लेडी हम दोनों यहाँ पर साथ में ही पले बड़े हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया है कि हम हार्ड वर्क करेंगे, तो आप प्लीज हम दोनों को ही लेकर जाइए। मार्लेटा अपने मन में सोचती है, क्या पता ये कहने से वो हम दोनों में से किसी को ना लेकर जाए। देन मार्लेटा कहती है, नोबल लेडी यहाँ पर आपकी कोई काम आने वाली हो तो वो सिर्फ मैं ही, क्योंकि मेरी बहन की बहुत बुरी आदत है जिसके चलते वो आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगी, आप मुझे ही लेकर जाइए। देन वो लेडी अपनी स्कार्फ उतारती है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं इजाबेला है। इजाबेला कहती है, तुम मुझे काफी अच्छी लगे, तुम ही आओगे मेरे साथ? मार्लेटा कहती है, मैं अपनी काम में सबसे अच्छा करूंगी। मार्लेटा की सिस्टर उसे सैड होकर बुलाने लगती है। मार्लेटा कहती है, तुम यहाँ ही रुकोगे, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा कर आऊंगा तब मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आऊंगा। आखिर इतने समय बाद किसी ने हमें काम देने के लिए हम पर भरोसा किया, तो मुझे इस मौका को नहीं गवाना। तुम यहीं पर बैठ के मेरे इंतजार करो। मार्लेटा इजाबेला के साथ जाने लगती है। इसी बात पर मार्लेटा की सिस्टर काफी ज्यादा रोने लगती है। एरिने अचानक से चौंक जाती है। असल में मार्लेटा के इस पास्ट को एरिने अपने इल्यूजन में देखा। मार्लेटा उससे कहा कि तुम काफी देर से एक ही जगह पर स्थिर खड़े हुए थे। मार्लेटा की सिस्टर तभी एरिने को देखकर कहती है, सिस्टर क्या ये आप हो? एरिने कहती है, क्या तुम ठीक हो? वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एरिने कहती है, क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन थी जो कि अभी एक अमीर घर में काम कर रही है? क्या तुम्हारी बड़ी बहन ने ये कहा था कि फैमिली के किसी को तो काम करनी होगी ताकि वो पैसा इकट्ठा करके मदद कर सके? मार्लेटा की सिस्टर कहती है, तुम्हें कैसे पता? एरिने ने अपने मन में सोचा, अभी मैंने जो इल्यूजन देखा वो बिल्कुल सच है। फिर वो कहता है, अच्छा शुक्रिया तुम्हारा, अपना ध्यान रखना। मार्लेटा की सिस्टर उसे बुलाती है और कहती है, मुझे एक बार अपनी बहन से बात करनी है। जब से वो काम के लिए गई है तब से मेरी उसके साथ बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हुई।
मैं एक बार के लिए उसके साथ बात करना चाहती हूँ। अरिने कहती है, क्या तुम्हारी सिस्टर ने एक बार के लिए भी तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? वो कहती है, नहीं किया अभी तक। अरिने मार्गरेटा को बुलाती है और कहती है, मार्गरेटा, क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता? मार्गरेटा घबराते हुए कहती है, हाँ, मैं इस लड़की को नहीं जानती। मार्गरेटा की बहन ये जवाब सुन के बहुत ज्यादा शॉक में चली जाती है। वो अरिने की पैर पकड़ लेती है और बार बार से कहती है कि मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो। अरिने मार्गरेटा से कहती है, यहाँ के मैनेजर से बात कराओ मेरी। फिर हम देखते हैं अरिने मार्गरेटा को वहाँ से निकाल लेती है। फिर अरिने उस लड़की की ट्रीटमेंट कराने के लिए एक आदमी के पास लेकर जाती है। वो आदमी कहती है, माफ करना, आप चाहे रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो, इसकी ट्रीटमेंट कराने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। एरिने वही करती है। देन उसकी ट्रीटमेंट चलते वक्त एरिने एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। फिर वो सोचती है, आखिर वो सब क्या था? मैंने मार्गरेटा की पास्ट देखी, क्या उसको छूने से मैंने उसकी पास्ट देखी? लेकिन मैंने उसे दोबारा छूकर देखा, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये किसी को टच करने से नहीं होता। वो आगे सोचती है, मेरे हाथों भी क्राइम हुआ है चेसर के चलते, लेकिन अब मैं क्राइम करने से पहले के समय में आ गई हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर एरिने को एप्पल देता है। एरिने उस बंदे को शुक्रिया कहती है। देन हम एरिने की आवाज सुनते हैं जो कि कहती है, इसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अगले सीन में एरिने सोचती है, ये बिल्कुल सरप्राइज है, लेकिन इस प्रिंस को जानने का ये अच्छा मौका है। एरिने कहती है, मैं 4 दिन से उपवास कर रही थी और आपने मुझे एप्पल दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा कहता है, मैंने सुना है कि तुम बीमार बच्चों को खाना दान करती हो। एरिने कहती है, हाँ थोड़ा बहुत। फिर वो सोचती है, मैं इसके क्लोज जाने के लिए ऐसा क्या बात करूँ। वो बंदा कहता है, तुम सच में कमाल की हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपना खाना कभी नहीं देता। अरिने कहती है, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ उन्हें सूखी रोटी दिया जाता है बटर और मिल्क के बिना, जो कि बिल्कुल नमकीन जैसी टेस्ट होती है। वो बंदा कहता है, ओ अच्छा, मैं समझ गया। एरिने सोचती है, शायद मुझे ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि मुझे पहले से पता है कि ये एक प्रिंस है। वो बंदा पूछता है, अच्छा तुम यहाँ पर कब तक रहोगी? एरिने कहती है, शायद कल तक। वो बंदा कहता है, क्या तुम इसी तरह उन्हें हर रोज खाना देती रहोगी? एरिने कहती है, मैं उन्हें आज तक का ही खाना देने की सोच रही थी। एरिने कहती है, मैं 4 दिन से उपवास कर रही थी, जिसकी वजह से मैं काफी लो फील कर रही थी, और आपने मुझे आज एप्पल दिया, जिसकी वजह से अब मुझे थोड़ी सी ताकत मिली, इसलिए मैं अपना कल का खाना भी उन्हें दे दूंगी। वो बंदा अपने पॉकेट में से कुछ कुकीज निकाल कर कहता है, मेरे पास ये कुकीज है, तुम इसे खा सकती हो। एरिने हैरान होकर सोचती है, इससे संबंध करना मेरे सोच से भी ज्यादा आसान निकला। देन वो बंदा एरिने का नाम पूछता है। एरिने अपना नाम बता देती है। देन ये सीन कट होती है। अगले सीन में हम एरिने को देखते हैं जो कि मार्गरेटा की बहन को अपने मेंशन में साथ लाई थी। वहीं पर खड़े इजाबेला और लुक्रेजिया पूछते हैं, ये छोटी लड़की कौन है? एरिने कहती है, इसे मैं 8 स्टेशन से लाई हूँ, उसकी नाम है शांजा। लुक्रेजिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी अनजान लड़की को ऐसे ही अपने मेंशन में लेकर आओगी? तुमने पहले इसके लिए सॉरी बोली थी, लेकिन तुम दोबारा ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? हमसे बिना कुछ पूछे ऐसे कुछ भी हरकतें मत किया करो। एरिने एक हैंडकरचिप दिखाते हुए कहती है, मॉम पहले आप ये देखिए। लुक्रेजिया कहती है, मेरे साथ ये बेकार की मजाक करने की कोशिश मत करो। इजाबेला वो हैंडकरचिप देख लेता है। वो कहती है, एक सेकेंड, ये तो प्रिंस अल्फानोस का है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? एरिने अपने मन में सोचती है, मैंने जैसे सोचा था इजाबेला रिएक्ट करेगी। फिर वो कहती है, मैं उनसे 8 स्टेशन में मिली। 8 स्टेशन रानी के द्वारा चलाया जाता है, तो शायद वो वहाँ पर राउंड देने के लिए गए होंगे। मैं सिर्फ शांजा की ध्यान रखना चाहती हूँ, लेकिन इस प्रिंस ने सोचा होगा कि मैं इसे जॉब के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। मॉम, प्रिंस ने फादर की तारीफ करते हुए मुझे ये हैंडकरचीफ दी। लुक्रेजिया कहती है, तुम इस लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकती। एरिने कहती है, अगर वो यहाँ से चले गए तो उसके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में से इजाबेला बोलकर उठती है, मैं भी तो 8 स्टेशन गई थी, लेकिन मेरे साथ प्रिंस का मुलाकात क्यों नहीं हुआ? लुक्रेजिया कहती है, क्या कहा तुमने? फिर वो इजाबेला के पास आकर कहती है, इजाबेला तुम्हें पता है वो जगह कितना हॉरिबल है? ये जानने के बावजूद भी तुम वहाँ जाने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर तुम प्रिंस से मिलना चाहती हो तो तुम मीजा फेस्टिवल में मिल सकते हो। इजाबेला कहती है, मैं आगे से कभी भी 8 स्टेशन नहीं जाऊंगी, बट इसके बदले आपको शांजा को यहीं पर रहने देना होगा।
लुक्रेजिया कहती है तुम भी उसके साथ दे रही हो। इजाबेला कहती है अगर वो यहाँ पर रहेगी तो मेरे पास एक टॉपिक होगी पार्टी में प्रिंस के साथ बातें करने की। पापा ने तो सीधा प्रिंस के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए मैं अपनी दिमाग चला के प्रिंस की प्रिंसेस बनना चाहती हूँ। वही खरे एरिने सब कुछ सुन रही थी। देन वो अपने दिमाग में सोचती है थैंक यू सिली इजाबेला, तुम्हारी वजह से सब कुछ आसान हो गया और आखिरकार शांजा हमारी मेंशन की सर्वेंट बन गई और वो अब से मेरी फुल टाइम सर्वेंट होगी। फिर इजाबेला वो हैंडकरचीफ एरिने से छीन कर ले लेती है। एरिने वो हैंडकरचीफ देना नहीं चाह रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सोचती है शायद मैं अभी भी अपने पिछले जिंदगी जैसा हूँ, जो पहले से ही चुराया गया है उसे अभी भी लूटा जा रहा है। शांजा कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, एक दिन मैं आपकी ये मदद की एहसान जरूर चुकाऊंगी। एरिने भी कहती है तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इजाबेला लुक्रेजिया से कहती है मॉम हमें क्वीन ने ऐसे अचानक से क्यों बुलाई। लुक्रेजिया कहती है शायद वो हमारी खूबसूरत इजाबेला के साथ मिलना चाह रही होगी। इजाबेला कहती है तब तो शायद वहाँ पर प्रिंस भी आएगा, अगर वो आया तो मैं उसके साथ हैंडकरचीफ के टॉपिक से बात करने की कोशिश करूंगी। हम देखते हैं कि ये सब बातें एरिने दूर खड़े सुन रही थी। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मार्लेटा एरिने से कहती है तुम्हें चेंज होकर बाहर जाने के लिए मैडम ने बोली है। शांजा कहती है महल से गाड़ी आई है, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाएंगे, तुम बहुत लकी हो एरिने। एरिने सोचती है अगर ऐसा है तो लुक्रेजिया और इजाबेला के साथ जाना सही रहेगा। फिर वो अपने मन में मुस्कुराती है और शांजा से कहती है शांजा क्या हम एक गेम खेले, चलो एक दूसरे के क्लॉथ्स चेंज करते हैं। देन हमें बैकग्राउंड में एक साउंड सुनाई देती है जो कि इजाबेला की थी। वो कहती है बाइबल के अनुसार सेंट गॉन्सियासिक ने 2 बलिदान दिए थे। पहला बलिदान सभी लोगों ने उनका मजाक बनाया जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मरने के बाद भी उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि पुनर्जीवन भी पॉसिबल होता है। और दूसरा बलिदान उन्होंने खुद को कुर्बान किया स्वर्ग से आने वाले पनिशमेंट से धरती के लोगों को बचाने के लिए। एरिने अपने मन में सोचती है गैलिको में जो क्वीन मार्गरेटा की मातृभाषा है उनको समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप तो यही सोच रहे होंगे है ना मॉम, बेशक आप फुली एजुकेटेड हो लेकिन आपने ये भाषा नहीं सीखी है और इजाबेला ने अभी अभी ये भाषा सीखना शुरू की है। वो औरत ही क्वीन मार्गरेटा है। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में उन्हें सिर्फ पोएट्री में ही देखा था। फिर दूर से कुछ लेडीज अपने आप में डिस्कस करते हैं गॉन्सियासिक ने अपूर्ण मानवता के कारण अपने आप का बलिदान दे दिया। एक दूसरी औरत कहती है आखिर वो सोच क्या रहे थे, क्या वो अपने आप को बलिदान दे देंगे तो मानव तो सही हो जाएगा। स्टूपिड पीपल, जिनके पास धन पद और बुद्धि है उनको हमेशा लोगों के लिए त्याग क्यों करना पड़ता है। एक और औरत कहती है ये अच्छी चीजें सभी लोगों में जन्म से नहीं होती, इसे पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। फिर इजाबेला जोर जोर से प्रेयर करने लग जाती है। वहाँ बैठे सभी लोग उसे देख हैरान हो जाते हैं और तो और क्वीन मार्गरेटा की नजर भी उस पर पड़ती है। इजाबेला कहती है मुझे बेहद खुशी हुई कि गॉन्सियासिक की कहानी मैंने सबको सुना पाया। रानी की बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कहानी बताने की परमिशन देने के लिए। लुक्रेजिया कहती है गैलिको भाषा सीखने का तुम्हारा कोई तो फायदा हुआ, वैसे तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इजाबेला कहती है मुझे गॉन्सियासिक के दूसरा बलिदान सबसे ज्यादा पसंद आया। एरिने अपने मन में सोचती है मैं सिर्फ एक ही वर्ड समझ पाई, वो है बलिदान। वैसे तो ये मीसा सेरेमनी पहली बलिदान के लिए है, तो ये ऐसा कैसे बोल सकती है। फिर इजाबेला कहती है गॉन्सियासिक के मौत के बाद जब सबको रियलाइज हुआ कि वो गलत थे तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा रोया था उनके लिए। ये कितनी इमोशनल बात है ना मॉम। देन एरिने थोड़ी घबराते हुए कहती है मुझे गॉन्सियासिक की वीरता सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मरने से पहले उन्हें जरूर दर्द हुआ होगा। एरिने की बातें सुन के वहाँ खड़े कुछ लेडी आपस में कहते हैं कि कितनी ज्यादा काइंड है और एक दूसरी लेडी कहती है हाँ मुझे तो ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा धार्मिक भी है। एरिने अपने मन में सोचती है चलो अभी तक तो मेरी फैमिली के बारे में किसने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे इस बात की शुक्र है। फिर क्वीन के पास खड़ी लेडी कहती है सभी लोग यहाँ से लिविंग रूम में जाइए और केक और चाय की मजा लीजिए। क्वीन एरिने को देखते हुए सोचती है ये लड़की गैलिको भाषा इतनी आसानी से समझ गई। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि लिविंग रूम में क्वीन उनको इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है ये है कार्डिनल्स फैमिली के मेंबर, आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस सेरेमनी के चलते एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे, प्लीज बैठिए। वहाँ पर बैठी एक लेडी कहती है इजाबेला की ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत है। एरिने अपने मन में सोचती है मैंने इस लेडी से इस तरह की बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं की थी। इसी लेडी ने पिछली लाइफ में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी और ये चेचक के बारे में भी बहुत ही ज्यादा बुरी बुरी बातें बोल रही थी।
देन हमें पता चलता है कि ये लेडी वही लेडी है जिसके साथ एरिने की प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा हाथापाई हुई थी। देन वो लेडी इजाबेला से पूछती है, तुमने ये ड्रेस कौन सी दुकान से खरीदी? इजाबेला कहती है, इसे हमारी फैमिली टेलर ने बनाई है। वो लेडी कहती है, तब तो वो टेलर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मैं भी इस तरह की ड्रेस अपनी डॉटर के लिए खरीदना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसी टाइप की ड्रेस कहीं पर भी नहीं मिली। लुक्रेजिया कहती है, अगर आप चाहते हैं तो हम अपने टेलर से ऐसे ड्रेस बनवाने के लिए कह सकते हैं आपके लिए। वो लेडी कहती है, अच्छा तो तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए उस टेलर ने कोई कपड़े नहीं बनाई? ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहनें काफी ज्यादा अलग हो। कितनी अजीब बात है ये। भले ही वो नाजायज चाइल्ड हो, लेकिन वो भी तो परिवार की ही हिस्सा है। एक दूसरी लेडी कहती है, एक अच्छी माँ को हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। इजाबेला कहती है, माफ कर देना, असल में मेरी बहन की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए वो बाहर थी। अभी वो कुछ दिन के लिए घर आई है और टेलर मेरी सिस्टर के लिए भी क्लॉथ्स बना रहे हैं, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुई, इसलिए मैंने अपने सिस्टर को अपनी क्लॉथ्स दे दिया। हम हमेशा एक दूसरे के क्लॉथ्स पहनते रहते हैं, हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना सिस्टर? एरिने अपने मन में सोचती है, दिखावा करना कोई तुमसे सीखे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे अभी कोऑपरेट करना ही होगा। देन एरिने कहती है, हाँ सही कहा सिस्टर, मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। देन एरिने अपने कपड़े उड़ाकर सबको दिखाते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सिस्टर ने इसको कितनी बार यूज किया, लेकिन उसने मुझे ये कपड़े दिया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सभी लोग उसके ड्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रेस इतना ही गंदा हो गया था कि उसमें निशान पड़ गया था। देन एरिने अपने आप से कहती है, अगर तुम किसी को ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छी हो, तो इतना हद तक गिरो ताकि सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। वहाँ पर खड़े सभी लेडीज बहुत ज्यादा गॉसिप करने लग जाती है कि अरे बाप रे, इसकी अंडर इनर तो कितनी ज्यादा गंदी है। एक और लेडी कहती है, शायद ये किचन में काम करती है, क्योंकि इसकी क्लॉथ्स तो व्हाइट से येलो हो गई हैं। एक और दूसरी लेडी कहती है, अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये सर्वेंट की क्लॉथ है तो मैं जरूर बिलीव कर लूंगी। एरिने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो सबको यही दिखाना चाह रही थी। सभी लेडीज लुक्रेजिया को देखने लग जाती है और आपस में कहती है, इसका मतलब कार्डिनल्स की वाइफ कार्डिनल्स की बेटी को सर्वेंट की तरह रखती है। उनमें से एक लेडी इजाबेला से कहती है, क्या ये वही ड्रेस है जो कि इजाबेला ने अपनी सिस्टर को दी है? देन क्वीन सबको चुप करने के लिए कहती है। देन इजाबेला से कहती है, मैं कार्डिनल्स की बड़ी बेटी के साथ कुछ बात करना चाहूंगी। क्या तुमने ये पहना हुआ गंदी इनर क्लॉथ्स अपनी सिस्टर को पहनने के लिए दी है? इजाबेला घबराते हुए कुछ भी नहीं कह पाती। देन क्वीन समझ जाती है। वो कहती है, मिसेस कार्डिनल, अपनी बड़ी बेटी को घर लेकर जाइए। लुक्रेजिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देन एरिने सोचती है, क्वीन ने बहुत ही अच्छा थ्रेट दी है, मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा अपमान फील हो रहा है लुक्रेजिया। देन क्वीन आगे कहती है, कार्डिनल्स की दूसरी बेटी को चेंजिंग रूम में लेकर जाओ और एक अच्छा आउटफिट पहना के यहाँ पर लेकर आओ। क्वीन के पास खड़ी लेडी कहती है, जी क्वीन, मैं समझ गई। देन एरिने ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। उस लेडी के साथ जाते हुए एरिने अपने मन में सोचती है, प्रीवियस लाइफ में एज अ चेसर की फियांसे मैं इस घर में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इस पैलेस की हर एक जगह जानती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 साल बिताई थी। मैं ये सब यादें अपने अंदर से मिटाना चाहती हूँ। वो लेडी चलते हुए रुक जाती है। एरिने भावुक में चल रही थी, इसलिए उस लेडी से टकरा जाती है। फिर वो लेडी प्रिंस अल्फांसो को ग्रीट करती है। एरिने प्रिंस को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। प्रिंस भी उसे पहचान लेता है। एरिने उसे अचानक देखकर शॉक हो गई थी। फिर वो अपने आप को शांत करके सोचती है, मुझे प्रिटेंड करना होगा जैसे मुझे पता ही नहीं कि ये प्रिंस है। एरिने कहती है, अल्फांसो, आप यहाँ के प्रिंस हैं? वहाँ पर खड़ी वो लेडी एरिने से कहती है, लेडी एरिने, आप प्रिंस के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये पर्सन किंग मार्गरेटा और क्वीन लियो के एक लौता बेटा है। एरिने अपने मन में सोचती है, ये लेडी क्वीन की काफी करीबी है, मुझे अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाए रखना होगा इनके सामने। एरिने कहती है, डिसरेस्पेक्ट करने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ प्रिंस। प्रिंस कहता है, कार्ला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस तरह से सभी लोगों को मत बोला करो, और एरिने मेरी दोस्त है। कार्ला कहती है, आप ये क्या बोल रहे हो प्रिंस? आपकी दोस्त? प्रिंस कहता है, एक इंसान जिसने मेरी असलियत को ना जाने बिना मुझे एक्सेप्ट किया, इसे मैं दोस्त नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? कार्ला कहती है, लोगों की स्टेटस उनके आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हैं, और एक नोबल इंसान को एक और नोबल इंसान के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए प्रिंस। आप मत भूलिए कि आप कौन हो। एरिने ये सब देखकर सोचती है, मुझे लगता है कि इस प्रिंस के अंदर काफी ज्यादा चाइल्डिश भरी पड़ी है।
इसकी प्योरिटी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। देन प्रिंस एरिने के हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। एरिना उससे कहती है, प्रिंस आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं। एरिने अपनी ड्रेस संभाल रही थी भागते हुए। प्रिंस उसे देखकर थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि वो अभी भी उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। देन एरिने पूछती है, प्रिंस आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? प्रिंस कहता है, तुम मुझे अल्फांसो बुला सकते हो। एरिना मजाक में कहती है, आखिर मैं आपका डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकती हूँ? प्रिंस कहता है, चुप हो जाओ। अगर तुम मुझे प्रिंस से बुलाने वाली थी तो तुम्हें यहाँ पर भगा कर ले आने का क्या मतलब हुआ? एरिना कहती है, अच्छा तो ये कैसा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एक सीक्रेट नाम रखें? प्रिंस हैरान होकर कहता है कि अच्छा तो तुम एक निकनेम की बात कर रहे हो, है ना? तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो इस बारे में। एरिना कहती है, अगर मैं आपको आपके रियल नाम से बुलाई तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगी। प्रिंस इस बारे में थोड़ी देर सोचता है, देन उसे कहता है, तुमने सही बोली और कोई रास्ता नहीं दिख रही है। प्रिंस कहता है, तो फिर तुम मुझे फोन से कहकर बुलाओ। एरिना कहती है, ये काफी अजीब है। देन वो प्रिंस के हाथ में अपनी उंगली रखती है। प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन इन सब के बाद प्रिंस उससे कहता है, असल में पता है कुछ चीजें हैं जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एरिना पूछती है, क्या? प्रिंस कहता है, दरअसल मेरी मॉम ने यहाँ तुम्हें मेरे कारण बुलाई है। उन्हें पता है कि मैं तुमसे एड स्टेशन में मिला था। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मॉम हर चीज के बारे में खबर लेती है। और तो और इस बार मैं एक लड़की से मिली। ये बात मॉम को सोचने में और भी ज्यादा मजबूर कर रही है। ये सब सुनकर एरिना अपने मन में सोचती है, मुझे लगा था कि ये लड़का काफी नादान है, लेकिन अभी इसकी बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा। प्रिंस कहता है, मैं जानता हूँ कि मॉम मुझे लेकर कैसी फील करती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं आजाद होता। फिर प्रिंस एरिना की तरफ देखते हुए कहता है, माफ करना, मैं तब से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया जा रहा हूँ। चलो हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। एरिना प्रिंस के सिर के ऊपर अपनी हाथ बुलाते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तुम कितनी ज्यादा परेशानी में हो। प्रिंस बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। देन एरिना कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, मिस कार्ला मुझे ढूंढ रही होगी। मिस क्वीन ने हमें मेरे क्लॉथ चेंज करने के लिए मिस कार्ला को बोली थी चेंजिंग रूम में लेकर जाने के लिए। आई होप आपका दिन आगे से अच्छा जाए। प्रिंस को ये चीज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी होता है। देन हम गार्डिनल के मेंशन में देखते हैं, लुक्रीजिया बहुत ही ज्यादा गुस्से से सामान इधर उधर फेंकते हुए कहती है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मिस्ट्रेस बोलने की और मुझे इस तरह से थ्रेट देने की। गैलिको की सबसे बड़ी घटिया क्वीन, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं तभी एरिना मेंशन में आती है और कहती है, मैं वापस आ गई मॉम। लुक्रीजिया गुस्से से कहती है, क्या कहा मॉम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉम बुलाने की? उस गंदी सी अंडर इनर के अलावा तुम्हारे पास और भी अच्छी अंडर इनर थी, लेकिन फिर भी तुमने उसी को क्यों पहन कर गई? एरिना सोचती है, मुझे इस वक्त इनोसेंट होने का प्रिटेंड करना होगा। एरिना कहती है, आप ये क्या कह रही हैं मॉम? मेरे पास और अंदर इनर नहीं थे, इसलिए मैंने इसे पहनी। लुक्रीजिया गुस्से से साइड में किसी मेड से कहती है, इसके रूम की कोने कोने सर्च करो, कैसे कोई अंडर इनर नहीं मिलेगी, मैं भी देखती हूँ। एरिना अपने मन में सोचती है, और गुस्सा कीजिए मॉम, मैं भी देखती हूँ आपको मेरे घर में अंडर इनर कहाँ से मिलती है। आज मैं इस औरत को समझाऊंगी कि अपनी जुबान कैसे बंद किया जाता है। तभी वहाँ पर मार्लेटा आकर कहती है, मैम मैं इसके बारे में जानती हूँ। एरिना मार्लेटा को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। मार्लेटा लुक्रीजिया से कहती है, मैंने शांजा के हाथों मिस एरिना की क्लॉथ्स देखी थी। एरिना अपने मन में सोचती है, मैं तो मार्लेटा को चुप रहने को बोलना ही भूल गई। मार्लेटा कहती है, ये सब कुछ शांजा ने किया है, शांजा ने मिस एरिना की क्लॉथ्स को चोरी की है। एरिना और शांजा बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लुक्रीजिया शांजा की बाल खींचकर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू हम लोग के क्लॉथ्स चोरी करेगी? शांजा कहती है, नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मार्लेटा वो क्लॉथ्स एविडेंस के तौर पर लेकर आती है। शांजा कहती है, मुझे ये क्लॉथ उनकी बेड पर पड़ी हुई मिली थी। एरिना बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। वो सोचती है, मुझे लुक्रीजिया को ब्लेम करनी थी, लेकिन ये सब कुछ कैसे गड़बड़ हो गया। तभी लुक्रीजिया शांजा को एक बेरहमी से थप्पड़ मारती है। फिर एरिना को याद आती है कि शांजा ने एक बार बोली थी कि वो मुझे फेवर जरूर रिटर्न करेगी, तो क्या अब वो मेरे लिए मार खाएगी? एरिना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। देन तभी हमें बैकग्राउंड से एक आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, बाइबल पे लिखा हुआ था, पाप के बदले पाप मिलती है, आशीर्वाद के बदले आशीर्वाद मिलती है। अगर आप अच्छा किस्मत आशा करते हो तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, और अगर आप घृणा और प्रतिशोध का भावना रखेंगे तो आपके साथ भी विश्वासघात होगा। क्या आप दूसरों के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे? एरिना सोचने लगती है,
अचानक से मेरे मन में ये सब बातें क्यों आने लगा है? लुक्रेजिया कहती है, तुम जैसी गरीब लड़की अमीर लोगों की सामान चुराने के अलावा और क्या कर सकती है? ये कहकर वो एक पेन से शांजा को स्टैब करने लगती है। एरिने कहती है, रुक जाइए। दिन हम देखते हैं कि एरिने शांजा को स्टैब होते हुए बचा लिया, लेकिन वो खुद घायल हो गई। शांजा कहती है, क्या तुम ठीक हो? एरिने कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शांजा कहती है, मुझे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आपको बहुत गहरी चोट लगी है। लुक्रेजिया कहती है, क्या पागलपन है? क्या तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी वो दोबारा स्लैप मारने जाती है। तभी वहाँ पर कार्डिनल आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है ये सब? क्या तुम चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ना चाहते हो? मेरे घर में ऐसी हरकतें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुक्रेजिया कहती है, माय डियर, आप यहाँ पर अभी क्यों आए? क्या आपको पता है कि मैं आज कितना ज्यादा एम्बैरेस हुई हूँ? कार्डिनल और लुक्रेजिया के बीच झगड़ा होने लगता है। इस मौका का फायदा उठाकर एरिने शांजा को लेकर ऊपर चली जाती है। शांजा कहती है, मेरी वजह से आपके शोल्डर पर चोट आई है, मैं कुछ दवाई लेकर आती हूँ। एरिने कहती है, शांजा, तुम आखिरकार उन्हें सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताए? तुम्हें पता है कि ये सब मेरी गलती है, फिर भी तुम क्यों चुप रही? शांजा कहती है, मिस एरिने, एक आप ही है जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी और मुझे एक दूसरी जिंदगी दी। आपने मेरी जिंदगी बचाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपको रिपे जरूर करूंगी और मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। एरिने शांजा की ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। देन वो सोचती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसके परिवार ने त्याग कर दिया और साथ ही उसके प्यार ने भी धोखा दे दिया, वो लोग मेरे करीबी होकर भी मेरे साथ कभी नहीं दिया, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ हमेशा दोगी? मैं तो बस तुम्हारे इस्तेमाल करके अपनी प्लान को सक्सेस करना चाहती थी, तुम्हें मेरी मदद करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। वो रोते हुए शांजा को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगी, यहाँ तक कि मार लेता भी तुम्हारी कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। मैं अब किसी को भी हमें धमकाने नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। देन वो सीन वहीं पर कट होता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एरिने अपने रूम में बैठी हुई थी, वहाँ पर शांजा भी मौजूद थी। वो पूछती है, एरिने, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? एरिने अपने हाथों पर कुछ कर रही थी। शांजा कहती है, अगर आप वो कीड़े काटने वाली जगह पर और भी ज्यादा खुजलाओगे तो दाने और बढ़ जाएगी। एरिने कहती है, देखो शांजा, मेरी हाथ अभी तक फुली नहीं है। शांजा कहती है, एक दिन में ये नहीं फूलेगा। एरिने कहती है, पता है, जब मैं तुम्हें पहली बार देखी थी तब तुम मुझे अलग लगी थी और अब तुम मुझे अलग लगती हो। शांजा कहती है, मैं आपको पहले कैसी लगती थी? एरिने कहती है, पहले तुम मुझे सड़क के किनारे बैठी हुई एक भीगी बिल्ली लगती थी और अब तुम मुझे एक शेरनी लगती हो। शांजा कहती है, बस कीजिए, आप ऐसे अजीब बातें मत बोलिए। वैसे शायद आपकी क्लास की वक्त हो गई है, टीचर कार्लो शायद आपकी इंतजार कर रहे होंगे। एरिने कहती है, हाँ सही कहा, मुझे स्टडी के लिए जल्दी जाना चाहिए। शांजा, मैं स्टडी कंप्लीट करके जल्दी ही घर लौटूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। चलते हुए एरिने अपने मन में सोचती है, जब भी मैं शांजा से बातचीत करने लगती हूँ तभी मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे जल्दी से अपना स्टडी कंप्लीट करके घर जल्दी जाना चाहिए। वो स्टडी रूम जाते हुए अपने फादर के रूम के बाहर से कुछ आवाजें सुनती हैं। कार्डिनल कहता है, तुम्हें उसे लाना ही पड़ेगा। शुरुआत में वो कौन थी जिसने एरिने को पढ़ाने के लिए लाने के लिए कही थी? लुक्रेजिया कहती है, पहले मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन अब मैं अपना मन बदलना चाहती हूँ। मुझे वो काफी ढीठ इंसान लगती है, उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है। कार्डिनल कहता है, अगर तुम उसके साथ और नहीं रह सकती तो हमें उसके लिए किसी प्रिंस का जुगाड़ करना होगा। देन हम शादी करा देंगे उसकी प्रिंस के साथ। उससे छुटकारा पाने का इससे अच्छा और क्या ही तरीका हो सकता है। एरिने ये सब बातें सुनकर बहुत शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। सीन चेंज होता है। हमें बताया जाता है कि कार्डिनल अपनी बड़ी बेटी इजाबेला के साथ चेसर की शादी क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि इजाबेला की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इजाबेला जैसी खूबसूरत लड़की जिसकी इतनी वैल्यू है, उसके साथ चेसर जैसे बंदे की शादी कराना एक बर्बादी ही होगी। कार्डिनल के लिए इजाबेला किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि उसने उसको अच्छे से शिक्षित किया, पालन पोषण अच्छे से किया और प्यार भी किया। इसलिए वो अपनी बेटी को एक अच्छी जगह पर शादी कराकर उसे सेल करना चाहती है ताकि उसे पैसा और फेम मिले, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कार्डिनल बहुत ज्यादा भरोसा भी करता है, जो कि इजाबेला की वैल्यू बहुत ज्यादा देगा। वो और कोई नहीं, प्रिंस अल्फांसो है। एरिने अपने मन में सोचती है, अगर इजाबेला की वैल्यू इतनी ज्यादा है जिससे वो क्वीन बन जाएगी तो फिर मुझे उससे ज्यादा वैल्यूएबल बनना होगा, और अगर इससे बात नहीं बनेगी तो मैं इजाबेला की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। देन ये सोचने के बाद वो स्टडी रूम में चली जाती हैं। उनके टीचर इजाबेला और अराबेला से कहती है, आप लोग तो आज हाई मैस ओकेशन में जाएंगे,
तो फिर पढ़ाई थोड़ी सी जल्दी करना होगा। देन वहाँ एरिने आती है जिसे टीचर गुड आफ्टरनून कहकर ग्रीट करती है। एरिने गैलिको भाषा में कहती है, माफ कीजिए मैं पढ़ाई के बीच में आ गई। वहाँ बैठी इजाबेला और एराबेला दोनों बहुत शॉक हो जाती है और टीचर खुद भी शॉक हो जाती है क्योंकि एरिने गैलिको भाषा बहुत अच्छी तरह से बोल रही थी। टीचर कहती है, तुम कितनी अच्छी तरीके से फ्लो में गैलिको भाषा बोल रही हो, तुमने ये कहाँ से सीखा है? एरिने कहती है, मैं किसी को जानती हूँ जिन्होंने मुझे इसे अच्छी तरीके से बोलना सिखाया है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी ग्रामर में कच्ची हूँ। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं और भी तेजी से सीख जाऊंगी। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं आपकी आभारी भी रहूंगी। उनके टीचर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। एरिने अपने मन में सोचती है, माफ करना, ये मेरी प्रीवियस लाइफ की एक्सपीरियंस है। तभी एराबेला चिल्ला कर कहती है, हे, तुमने गैलिको भाषा इतनी अच्छी तरीके से कैसे बोलना सीखी? तुम जरूर कोई ना कोई ट्रिक यूज कर रही हो, झूठी कही की। एरिने कहती है, एराबेला तुम्हें नहीं लगता कि हमें टीचर के सामने आवाज को कम करके बोलना चाहिए? टीचर एरिने से कहती है, मिस एरिने, मैं निश्चित तरीके से कह सकती हूँ कि आपको ऊंची समाज में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इजाबेला मन ही मन बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। वो सोचती है, सबकी ध्यान मुझ पर होनी चाहिए। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सबकी ध्यान खुद पर करने की? फिर वो आगे सोचती है, कोई बात नहीं, आज वो दिन है जहाँ पर सेंट कार्लो के सभी लोग मुझे अटेंशन देंगे, जहाँ पर मैं एक खूबसूरत ड्रेस के साथ टंग कॉर्सेट से मेरी नेक भरी होगी, जिसके बीच में एक गोल्डन क्रॉस होगी, और फिर मेरी मेकअप पियरर टरांटो से करवाई जाएगी। मेरी चिक और मेरी लिप और मेरी प्योर ब्यूटी के सामने लोग मुझे अटेंशन देने में मजबूर हो जाएंगे। फिर हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है जो कि कहते हैं, एट्रस्कन किंगडम एक ऐसा किंगडम है जो कि संप्रभु शासन को धर्म के आधार पर माना जाता है। कुलीन वर्ग और व्यापारी वर्ग कुछ ऐसे आत्मा है जो पिछले जन्म में पुण्य आत्मा थे, और कुछ आम लोगों के आत्माएं हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किया है। वहाँ रहने वाले आम लोगों की दिन आत्माओं की शासन करने में ही चली जाती है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जो धर्म के आधार पर सर्वोत्तम शासन करने की अधिकार देता है। राज्य के अंदर धर्म को पूर्ण शक्ति बनाने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं होता। इस तरह के धर्म शापित राज्य में एक इम्पोर्टेंट ओकेशन भी किया जाता है। महीने में एक बार राजा से लेकर सभी आम जनता भी इकट्ठा होते हैं और कार्डिनल द्वारा बोले गए वचन को सुनते हैं। इस ओकेशन का नाम है हाई मैस। कार्डिनल के पूरे फैमिली उस ओकेशन में आते हैं। इजाबेला को देखकर कुछ लड़के कहते हैं, ये सुंदर सी लड़की आखिर कौन है? कोई उसे बताता है, ये है इजाबेला, कार्डिनल की बड़ी बेटी। वहाँ खड़ी एक लेडी कहती है, वो ब्लू ड्रेस के साथ गोल्डन क्रॉस पहनकर आई है। पता है, मैंने ये सुना है कि उसने लुका जॉर्डी से स्पेशली ये बनवाई है। वहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं, ये कितनी ब्यूटीफुल है। वहाँ खड़े एक और लड़का बोलता है, काश एक बार सही मैं इस लड़की से बात कर पाता। इजाबेला अपनी मन में सोचती है, जैसे कि मैंने सोचा था, स्पॉटलाइट मेरी तरफ ही है। तभी साइड से कोई कहती है, ये दूसरी लड़की कौन है? मैंने इसे पहली बार देखी है। इजाबेला अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होती है एंड एरिने की तरफ देखकर सोचती है, एक लटकी हुई चेहरा, जल्दी से बनाए हुए बाल, एक पूरा काला कपड़ा और एक घटिया सी सिल्वर क्रॉस नेकलेस। कितनी एम्बैरेसिंग है ये। एरिने उसकी तरफ देखती है कुछ देर और सोचती है, बेवकूफ लड़की, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी अच्छी तरीके से ड्रेसअप करो। आज यहाँ खड़े सभी लोग, इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हें याद रखेगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह ही होगा। वो घटना दोबारा होगा, एक ऐसा पवित्र घटना जो पूरे किंगडम को हिला देगा, जिसमें विक्टिम बनके मेरी फादर कार्डिनल की मदद की थी किंग लियो ने, और बदले में उन्होंने फेवर मांगा था कि वो चेसर को पावरफुल बनने में और भी मदद करे, जो कि किंग लियो के अवैध संतान है। और साथ ही हमारी एंगेजमेंट की भी अनाउंस होगी, जो कि किंग लियो के कमीने बेटे चेसर और कार्डिनल की यूजलेस बेटी यानी कि मेरे साथ। अगर मैंने पास्ट को नहीं बदला तो मुझे दोबारा चेसर के साथ शादी करनी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसके साथ दोबारा शादी नहीं कर सकती। मैं वो सारी चीजें दोबारा नहीं झेल सकती। तभी हम वहाँ चेसर को देखते हैं, जो कि इजाबेला को देखकर अपने मन में मुस्कुराता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इजाबेला यहाँ जरूर आएगी। वो एक ऐसा संपत्ति है जिसे मैं किसी तरह तो हासिल करूंगा ही। इजाबेला की तरफ देखते हुए सोचता है, ये वही लड़की है जो कि हमेशा स्पॉटलाइट पर आती है और इतनी पॉपुलर भी है अपनी सुंदरता की वजह से। मैं इसे अपनी वाइफ बनाकर ही रहूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है, शायद मुझे कार्डिनल के साथ एक और बार मैरिज के बारे में बात करना चाहिए, और मेरा लक तब होगा जब मेरे डैड मेरे साथ देंगे। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस अल्फांसो अपने फादर यानी किंग के पास आता है कुछ बात करने के लिए।
किंग चेसर का भी फादर होता है। अपने फादर के साथ इतने हंसते खेलते हुए बात करते हुए देख चेसर को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है अल्फांसो के ऊपर। उसके दिमाग में ये बात आने लगता है कि किंग उसे कभी भी अपना बेटा माना भी है। हम देखते हैं प्रिंस और किंग आपस में हंसते खेलते बातें कर रहे थे। अब चेसर एक कोने में खड़ा हुआ था। फिर चेसर अपने मन में सोचता है कितना हरामी है ये अल्फांसो। देन तभी उसका नजर एरिने पर जाता है। फिर वो अपने मॉम से पूछता है, मॉम ये ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की कार्डिनल की फैमिली से है ना? मदर कहती है, सही कहा, वो उसकी सेकंड डॉटर है कार्डिनल की मिस्ट्रेस की। और मैंने ये भी सुना था कि क्वीन मार्गरेटा उसे बहुत पसंद करती है। चेसर कहता है, ऐसा क्या? फिर मदर कहती है, किसी को भी उसके ड्रेस से जज नहीं करना चाहिए। एक बात सोचो, क्वीन मार्गरेटा जैसी नक्शरी औरत उस लड़की को पसंद करी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की है। चेसर कहता है, आखिर उसने ऐसी चालाकी दिखाई कैसे? मदर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ ऐसे ही अपने सुंदर चेहरे के साथ इस पद पर पहुँची है? चेसर कहता है, क्या सच में मॉम? मदर कहती है, कितना प्यारा और भोला बच्चा है मेरा। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। उस आदमी को देखकर चेसर सोचता है ये तो असर्टो का अपोजिट है। हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। वो एक ऐसा आदमी है जो कि गरीबों और जरूरतमंदों के बीच काफी पॉपुलर है। फिर हमें कमेंटेटर्स की आवाज सुनाई देता है। वो कहता है, बाइबल के विपरीत में कहा गया है कि जिन्होंने अपने पिछले जन्म में पाप किया है वो लोग इस जन्म में आम इंसान होकर पैदा होंगे। असर्टो के प्रेरित ने कहा, सबसे विनम्र इंसान होली स्पिरिट के प्रेरित बन सकते हैं अगर उन्होंने होली स्पिरिट की शिक्षा ली और उन्हें पालन किया। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो आम लोगों के भी उच्च दर्जा प्राप्त हो सकता है। फिर वो आदमी अपने स्पीच देते हुए कहता है, यसक के शेफर्ड में एक बच्चा हुआ था जिसने हंसते खिलते अपना जिंदगी बिताया। जब तक उस बच्चे को होली स्पिरिट की आज्ञा मिली तब तक उसका उम्र 30 साल का हो गया। ये सब तब हुआ जब होली स्पिरिट ने अपने पहला सैक्रिफाइस के चलते उस बच्चे को अपने पुत्र के हिसाब से चुना। वही बच्चा आगे चलते एक सेंट बन गया जो कि होली स्पिरिट का सम्मान पाने लगा। कार्डिनल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस आदमी के ये स्पीच सुन के। वो अपने मन में सोचता है, ये आदमी राज्य के फाउंडेशन को नकार रहा है, मेरे बनाए आयोजित प्रार्थना सभा में विधर्म का प्रचार कर रहा है। अगर मैंने उसे ऐसा करने दिया तो लोग मुझे विधर्मी मानेंगे। लेकिन फिर भी असर्टो के विपरीत को स्वयं होली स्पिरिट द्वारा आमंत्रित किया गया है। अगर मैंने इसे रोका तो महान होली स्पिरिट का अपमान किया जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? देन वो आदमी कहता है, ये सबके पुत्र एक मनुष्य पुत्र है। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहता है, आपको शर्म आनी चाहिए। हम देखते हैं वो लेडी और कोई नहीं एरिने होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक होकर पूछने लगते हैं कि आखिर ये लेडी है कौन? एरिने कहती है, आप होते कौन हो पवित्र बाइबल को नकारने को? जैसे कि बाइबल कहती है, यसक के पुत्र ने कहा था कि सभी राष्ट्र के लोगों को शिष्य बनाओ। तभी वो आदमी कहता है, लेकिन सनातन होली स्पिरिट ने अपने पुत्र को बनाया, वरना उसका कोई वजूद नहीं था। एरिने कहती है, आप आखिर होते ही कौन हो जो कि सेंट माउल और सेंट सैंड्रो से बेहतर जानने की दावा कर रहे हो, जबकि वो दोनों गॉन्स यसक के सेवक थे। वो आदमी कहता है, मैं सिर्फ एक विलेज मैन के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ जो कि पवित्र आत्माओं के सच्चाई के बारे में खोज कर रहा है। महान होली स्पिरिट ने कहा, मैं ही निर्माता हूँ और मैं ही एकमात्र भगवान हूँ। क्या ये वो पवित्र आत्मा नहीं जिसकी हम सेवा करते हैं? एरिने कहती है, पॉल के सुसमाचार में अध्याय 3 में एक श्लोक है जिसमें यसक के पुत्र को इस रूप में संदर्भित किया गया है कि उसने अपने पवित्र आत्मा को अपने पिता के अंदर प्रकट किया। क्या आप 6 अपोस्टल सेंट पाउलो से ऊपर है? क्या आप बाइबल के खिलाफ है? वो आदमी कहता है, मैं बाइबल के खिलाफ नहीं जा रहा। तो क्या मतलब आप कहना चाहते हो कि गॉन्स यसक एक सेंट है? ऐसे बात चलते चलते उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगता है। देन वहाँ खड़े एक बंदा किंग से कहता है, किंग मुझे लगता है कि इनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्या मैं लोगों को बुलाकर इन दोनों को बाहर निकालने के बंदोबस्त करूं? किंग कहता है, हमें इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकालना होगा। तुम्हें क्या लगता है किसे बाहर निकालना चाहिए? वो बंदा कहता है, किंग जाहिर है उस लड़की को बाहर निकालना है। देन किंग कहता है, तुम इस अच्छी लड़की को कैसे बाहर निकाल सकते हो? वैसे वो लड़की किस परिवार से है? तभी प्रिंस बीच में आकर बोलता है, पापा ये एरिने है। किंग कहता है, तुम्हें कैसे पता है उसका नाम? प्रिंस कहता है, पापा एरिने मेरी दोस्त है और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम वही झगड़े के सीन देखते हैं। वो दोनों कंटिन्यूअसली झगड़ा किए ही जा रहा था। एरिने बार बार कहती है कि आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हो। वो आदमी कहता है, मैं एक बार भी बाइबल के खिलाफ नहीं गया हूँ, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ और मुझे जितना सच्चाई पता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन हम कार्डिनल को देखते हैं।
वो बहुत ही परेशान हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? अगर मैंने इसे अभी यहाँ नहीं रोका तो बात और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। हम देखते हैं वो आदमी प्रीस्ट के पास जाकर कहता है, आप ही बताइए पापी कौन है? मैं यहाँ पर उन लोगों को दंडित करने के लिए आया हूँ जो विधर्म है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? इस बात पे वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कार्डिनल सोचते हैं, अब मुझे इस मामले को संभालना ही होगा। वो आदमी सबसे कहता है, सुनो पापी लोग, ये एक विधर्मी है जिन्होंने पवित्र किताब की गलत मतलब निकाला है। वहाँ के गार्ड जाकर उस आदमी को पकड़ लेता है। देन हम वहाँ के प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कहता है, तुम जैसे पापी लोग सिर्फ दूसरे लोगों को धोखा ही दे सकते हो। आपको तुरंत बहिष्कार किया जाता है। मिस्टर कार्डिनल, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने अभी तक जितनी भी बातें बोली है, आपको उसके विरोध में बोलना चाहिए था। कार्डिनल अपने मन में सोचता है, मैं इतना बेवकूफ बन गया। होली फादर लुडोविको ने ये ट्रिक चली मुझे मेरे पद से हटाने के लिए। जो भी है वो मेरे पद को छीनना चाहता है, इसलिए ऐसी चाल चाली है। अब मुझे अपने मामले को उलझाए बिना समझाना होगा प्रीस्ट के सामने। तभी कार्डिनल प्रीस्ट से कहता है, महामहिम प्रीस्ट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। इस आदमी को मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया है। एरिने कहती है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ये एक गैम्बलर है। प्रीस्ट कहता है, क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना कुछ जाने कुछ भी बोलने की? तुम कौन से फैमिली से हो? एरिने कहती है, मैं अपनी फादर कार्डिनल की सेकंड डॉटर हूँ। एरिने कहती है, असल में मेरे पिता का सोच उस आदमी जैसे नहीं थे। वो लोगों के सामने ऐसे बुरी तरीके से बहस नहीं करना चाहते थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे खानदान को इस दौरान बुरा भला बोला जाएगा। कार्डिनल ये बातें सुनकर शॉक हो जाता है और एरिने से धीरे से कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व भी क्यों हो रही हो? प्रीस्ट कहता है, तुम एक छोटी सी लड़की होकर मुझे समझा रही हो। कार्डिनल, आपने यहाँ सिर्फ हंगामा होते हुए ही नहीं देखा, बल्कि अपने डॉटर को हंगामा करते हुए भी नहीं रोका। मिस्टर कार्डिनल, मिस एरिने, क्या ये होली मैस एक मजाक है? कार्डिनल अपने मन में सोचता है, एरिने, तुम्हारी एटीट्यूड की वजह से आज ये सब कुछ हुआ। जो भी हो, अगर मैंने अपनी पद खो दी तो मैं कुछ भी करने से नहीं रहूंगा। एरिने कहती है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पवित्र स्थान के सम्मान करते हैं। असल में एसाइटो के प्रेरित उस आदमी को होली फादर के गेस्ट के तौर पर सन कार्लो भेजा गया था। अगर मेरे फादर गेस्ट के सामने उनके विरोध करके जवाब देते तो होली फादर लुडोविको का अपमान किया जाता। प्रीस्ट एरिने की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। एरिने सोचती है, लगता है काम बन रहा है। देन वो कहती है, इसके अलावा फादर कार्डिनल एसाइटो के प्रेरित के लिए उनके शिक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए वो धार्मिक परीक्षा की आयोजित कर रहा है। आज के सार्वजनिक खानदान के लिए सभी धार्मिक आधार थे। मैंने सही कहा ना फादर? कार्डिनल तो ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक में चला जाता है। देन वो कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए प्रीस्ट, पवित्र पिता ने प्रेरित एसाइटो को पवित्र महान में प्रचार करने के लिए क्यों भेजा है, जबकि उन्हें पता था कि कुछ ऐसा घटना घट सकते हैं? एरिने साइड से कहती है, होली फादर विधर्म के दुष्टता के कारण शायद से अंधे हो गए होंगे। विधर्म हमेशा पवित्रता के भेष में ही आते हैं। प्रीस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सभी लोग एरिने के इतना ज्यादा ब्रेव होने पर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर ये लड़की आज सामने नहीं आती तो हम उस दुष्ट आदमी के विधर्म बातें सुनते और उसी बातों को ही यकीन कर लेते। कार्डिनल की सेकंड डॉटर तो बहुत कमाल की है, उसने हमारी आज सोच बदली। प्रीस्ट को एहसास होता है कि वो गलत है। वो कहता है, ठीक है आज मैं जा रहा हूँ। एरिने अपने मन में सोचती है, मैं अपने फादर और बाकी सभी लोगों के सामने अपनी वर्थ साबित किया और सबसे बढ़कर मेरी सगाई का कारण समाप्त हो गया और अब इस लाइफ में शायद मुझे चेसर के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है कि जो कि एरिने की इस हरकत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है, ये लड़की साधारण लड़की नहीं है। आज जो भी कुछ हुआ, अगर ये एक नाटक था मैं तब भी उस लड़की पर भरोसा करूंगा। किंग कहता है, मैं इस लड़की को एक पुरस्कार देना पसंद करूंगा। क्या देना चाहिए मुझे? किंग के साइड खड़े बंदा कहता है, ये एक यंग लेडी है तो इन्हें हमें ऑर्नामेंट्स या फिर कोई ड्रेस देनी चाहिए। थोड़ी देर सोचकर किंग कहता है, हार्ट ऑफ डीप ब्लू सी,
ये सही रहेगा। वो बंदा शॉक हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, माफ करना महाराज, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। हमें डीप ब्लू सी के बारे में बताया जाता है कि जो कि बड़े आकार का एक दुर्लभ नीलम है। इस नीलम के पीछे का कहानी था, कुछ डॉल्फिन के झुंड तट पर दिखा और इस नीलम को छोड़कर गायब हो गया। ये एक बहुत ही दुर्लभ रत्न है जिसको बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखा गया है। इसकी गहरी सुंदरता के कारण किंग लियो का ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित रत्न था, जो कि इन्होंने अपनी मिस्ट्रेस रूबीना तक को इसको छूने तक नहीं दिया। किंग अपने मन में सोचता है, ये रत्न रूबीना को चाहिए था। फिर वो आगे सोचता है, अगर मैं इस रत्न को कार्डिनल के सेकंड डॉटर को दूंगा तो वो शादी के बाद वापस इसे लेकर आएगी, इसलिए मैं उसकी शादी कराऊंगी अपने बेटे चेसर के साथ।